दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है छंद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले कई दिनों से हिंदी व्याकरण के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करते हुए चलते चले आ रहे हैं। और अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें हमने आपको अलंकार के बारे में पढ़ा दिया है, समास के बारे में, रस के बारे में, यानी 3 क्लास हमने रिकवर कर ली है। आज की इस वीडियो में हम रिकवर करने वाले हैं छंद के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पहले बता देते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग डाउट को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या जो छंद से जितने भी टॉपिक आएंगे वो हमारे बोर्ड एग्जाम में थ्योरी के तौर पर लिखने के लिए आएंगे? नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे छंद टॉपिक से, आपके लिए बहुविकल्पी के तौर पर प्रश्न बनते हुए दिखेंगे। और जितने भी कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार छंद पढ़ना है उन्हीं के बारे में जानेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में भी बताएंगे, कुछ एमसीक्यू बताएंगे और पीवाईक्यूज एमसीक्यू के बारे में भी डिस्कस करके बताएंगे, जिनके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने के बहुत ज्यादा चांस है। अगर आप मेरी तरह हिंदी में 99 का स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह जो वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि छंद किसे कहते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में जानने से पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तभी आप उसके अंदर की गहराई को, बातों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करके बताते हैं आखिर छंद होता क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि छंद क्या होता है। छंद जो होता है ना, अक्षरों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंध, नियमों से नियोजित जो पद रचना होती है ना, वही क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अगर आप क्लास 10th में टॉप करना चाहते हैं तो आपको एक दो हेडिंग रट्टा मारना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता, लेकिन आपको उसी भाषा में लिखना पड़ेगा जो बुक के द्वारा दी गई है। समझ तो सकते हैं लेकिन लिखना उसी भाषा में होगा जिस भाषा में आपको बुक में दी गई है। तो बुक में यही भाषा दी गई है। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंध, नियमों से नियोजित जो रचना होती है वह पद, जो नियमों से नियोजित पद रचना होती है वही क्या कहलाती है? छंद। यानी आप कोई ऐसा वाक्य पढ़ रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे शब्दों का प्रयोग होता हुआ दिख रहा है, जिनका अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? छंद। यानी छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वह बंधन होता है। यानी आप जैसे कि आप दोहे को पढ़ते होंगे, दोहे को, या फिर कोई भी कवि हो गया, सूरदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास, इनकी जब आप पद को पढ़ते होंगे ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो शब्द है ना, वह किसी न किसी चीज से बंधे हुए, यानी उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई और अर्थ हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से कोई अर्थ और अर्थ हो रहा है। यानी उनका जो भाषा होती है ना, उन्हें और पढ़ने में अलग लगता है, जबकि हिंदी जो सरल भाषा होती है उसे पढ़ने में हमें अनुभव कुछ और होता है। तो जो उनके द्वारा लिखी गई जो पद रचना होती है ना, वही क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो छंद हमने जान लिया कि अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना, यति, गति से संबंध, नियमों से नियोजित जो रचना होती है वह क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ जहाँ जहाँ से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और जितने भी सिलेबस हैं कक्षा 10 के, उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर छंद किसे कहते हैं। तो अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति से संबंध, नियमों से नियोजित। नियमों से नियोजित का मतलब होता है बंधा हुआ, नियमों से बंधा हुआ नियोजित पद्य रचना छंद कहलाता है। इतना तो आप अगर कक्षा 10 के हिंदी में 99 का स्कोर करना चाहते हैं या 100 ऑफ 100 का, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने जान लिया छंद किसे कहते हैं।
अब छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है ना, उसका अर्थ होता है बंधन। बंधन का मतलब बंधा हुआ, यानी छंद बंधा हुआ, इसका अर्थ है छंद का बंधा हुआ, यानी शाब्दिक अर्थ। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हुए दिख सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। और इसका उल्लेख कहाँ आपको मिलता है, यानी इसका उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख जो है ना, इसका ऋग्वेद में मिलता है। जो सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, उसी में इसका आपको उल्लेख मिलेगा। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, उसी में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। अब छंद के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक का मतलब है कि छंद का सबसे पहले खोज किसने की थी, तो उनका नाम था पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि, और उन्होंने छंद की खोज की थी, और उन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पड़ गया पिंगल शास्त्र। अगर आपसे कोई पूछे पिंगल शास्त्र किसे कहा जाता है, तो भी आप उसको यही परिभाषा बताएंगे। अगर छंद पूछे तो भी यही परिभाषा बताएंगे। क्यों? क्योंकि छंद की सर्वप्रथम खोज पिंगल ऋषि ने की थी। चूंकि उन्होंने छंद की खोज की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर पड़ गया पिंगल शास्त्र, जो कि छंद का दूसरा नाम है। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी प्रवर्तक कौन है? खोजकर्ता, खोजकर्ता पिंगल ऋषि। इसकी खोजकर्ता पिंगल ऋषि। अन्य नाम कौन सा है? अन्य नाम, यानी इसका अन्य नाम क्या है? तो क्या इसका अन्य नाम है पिंगल शास्त्र। इसका अन्य नाम पिंगल शास्त्र है। इसके खोजकर्ता पिंगल ऋषि। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी मैंने आपको 4 पॉइंट डिस्कस करके बताया, जहां से आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही प्रश्न देखने को मिलेगा। और आप किसी न किसी सेट को उठाकर देख लीजिए, किसी भी वर्ष का क्यों न हो, उसमें आपको इन 4 पॉइंट्स में से कोई न एक पॉइंट से जरूर देखने को मिलेगा कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, और इसके खोजकर्ता पिंगल ऋषि, इन्हीं के नाम पर पड़ गया इसका पिंगल शास्त्र, जिसका छंद का दूसरा नाम है जो कि। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि छंद किसे कहते हैं। अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध नियमों से नियोजित जो पद रचना होती है ना, वही क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अब मैं आपको डिस्कस, अगर आप इतना चीजें तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हमें कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्लास 10 के अनुसार क्लास 10 के अनुसार हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है छंद के अंतर्गत। हमने तो छंद पढ़ लिया कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार, जो कि उसमें जो उसके अंतर्गत आता था। अब हम लोग जानेंगे कि सोरठा, सोरठा किसे कहते हैं। दूसरा है रोला। यानी 2 पॉइंट हमने जान लिया कि रोला और सोरठा, यही हमारे कक्षा 10 के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। यहाँ से आपको कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, क्या उदाहरण आएगा, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करके बताएंगे। इसके पहले आपने देखा होगा जो दोहा होता है, चौपाई, दोहा चौपाई आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, लेकिन वह कक्षा 10 के सिलेबस के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन जो सोरठा और रोला ये कक्षा 10 के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। यहीं से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा, इसलिए आपको सिलेबस के अंतर्गत की चीजों को ही फॉलो करना है। आउट ऑफ सिलेबस जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ चलता चला जाएगा। यानी अब हम लोग जानेंगे, हमने जान लिया छंद किसे कहते हैं, इससे कुछ संबंधित पॉइंट्स के बारे में जान लिया। क्लास 10 के अनुसार छंद के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है। पहली चीज है सोरठा, दूसरी चीज है रोला। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सोरठा किसे कहा जाता है। सोरठा किसे कहा जाता है? सोरठा किसे कहा जाता है? आपने अगर छंद, अगर आपने दोहा के बारे में सुना होगा, दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद, उसके पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपने सुना होगा। वह रोला की वह दोहा की परिभाषा है। ठीक जब उसी का विपरीत हो जाएगा तो यह सोरठा की परिभाषा बन जाएगी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहा का विपरीत छंद कौन सा है, तो कौन सा है? सोरठा है।
दोहा का दोहा का विपरीत होता है। यहाँ भी आपको एक पॉइंट ध्यान देना होगा, विपरीत होता है। कौन दोहा का विपरीत होता है? सोरठा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि सोरठा में पहले व तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, जबकि यह भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसलिए इसे दोहे का ठीक विपरीत कहा जाता है। यानी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि सोरठा किसे कहा जाता है। यानी यह एक लिखेंगे इसकी परिभाषा के अंतर्गत क्या कि सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्यों? या इसमें 4 चरण होते हैं। कोई भी छंद होगा, रोला हो चाहे सोरठा हो चाहे दोहा हो चाहे चौपाई, चारों में 4-4 चरण आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से पूछ सकता है आपसे कि सोरठा के कितने चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, और यह दोहा का ठीक विपरीत होगा। इतनी चीजें आपको लिख देनी है, बिल्कुल आपको पूरा में से पूरा नंबर मिल जाएगा। वैसे लिखने के लिए नहीं आएगा, एमसीक्यू के तौर पर आएगा। वह जो एमसीक्यू होंगे इसके परिभाषा के अंतर्गत से ही क्वेश्चन के तौर पर आएंगे आपको। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस इतना ही आपको याद करना है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। यह पूछ सकता है कि सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यहाँ से पॉइंट्स अब पूछ सकता है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अब पूछ सकता है कि सोरठा के पहले व तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती है। पूछ सकता है दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13-13 मात्राएं होती है। यानी मैंने आपको एक उदाहरण यानी सोरठा के उदाहरण के अंतर्गत 3 से 4 पॉइंट्स बताएं जहां से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आपको उदाहरण दे देगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसकी पहचान किस तरह से करेंगे कि वह रोला है या फिर सोरठा है। अगर आपको उदाहरण पढ़ने में छोटा लग रहा है, यानी बहुत ही कम समय में पढ़ने पर खत्म हो जा रहा है, तो वह सोरठा का उदाहरण रहेगा। अगर काफी लंबा है उदाहरण, तो कौन सा छंद रहेगा, तो वह रोला रहेगा। आप चीजों को समझ रहे होंगे कि जब अगर किसी उदाहरण को पढ़ रहे हैं छंद के अंतर्गत आए हुए, वह अगर छोटा है यानी उसे पढ़ने पर काफी कम समय में ही खत्म हो जा रहा है, तो वह सोरठा का उदाहरण होगा। अगर काफी लंबा समय तक हम पढ़ रहे हैं और तब भी नहीं खत्म हो रहा है, तो वह रोला का उदाहरण होगा। चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण बताता हूँ सोरठा का। सुन केवट के वैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा येन चिता जानकी लखन तन। इतना आपने पढ़ा और पढ़ने पर क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा छोटा है, तो यह क्या हो जाएगा? सोरठा का उदाहरण हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रोला की ओर। आखिर रोला क्या है? रोला, आखिर रोला से कहाँ कहाँ से पॉइंट्स बनेंगे आपको, तो सबसे पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि रोला एक सममात्रिक जिसके चारों चरण में समान मात्राएं हो, और अर्ध सममात्रिक का मतलब जिसके 4 चरण हो, 2 चरण में समान मात्राएं, 2 चरण में समान मात्राएं, तो उसे अर्ध सममात्रिक। और जब चारों चरण में समान मात्राएं होंगी तो उसे सममात्रिक छंद कहेंगे। यानी रोला एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, और चारों चरण में 24-24 मात्राएं होती है। जो रोला
रोला कौन जमाता है? जिसके पास 24 कैरेट का सोना होता है। इससे आप याद रख सकते हैं 24 कैरेट का सोना यानी 24 मात्राएं किस छंद के अंतर्गत आती हैं? रोला छंद के अंतर्गत आती हैं। रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं, क्योंकि इसके चारों चरण में समान मात्राएं अर्थात 24 मात्राएं पाई जाती हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपको, मैं लिख कर बताता हूँ कहाँ कहाँ से बनेंगे। यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चारों चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इतना तो आपने पढ़ लिया। आपसे पूछ सकता है कि रोला किस प्रकार का छंद है, तो ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें कितनी चरण होती है, यानी रोला में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। अब पूछ सकता है कि इसके चारों चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्रा, यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। अगर टोटल यानी 4 चरण कुल चरण में मात्राओं की संख्या पूछ लेता है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार बना था और बच्चे भ्रमित होकर 24 मार दिए थे, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा 96, यानी कुल मात्राओं की संख्या। कुल मात्राओं की संख्या। कुल मात्राओं की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोला में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी, यानी 24 का गुणा 4 में करेंगे तो 96 आएगा, यानी 96। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा और आप इसका सही कर देंगे अगर आपको ये क्लास पूरा एंड तक देखते हैं तो, नहीं तो आप गलत 24 लगाकर चले आते हैं। यानी कुल मात्राओं की संख्या रोला के अंतर्गत पूछ सकता है, किसी भी छंद के अंतर्गत पूछ सकता है। अगर सोरठा के अंतर्गत पूछेगा तो 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, यानी 26 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 48 आएगा, यानी 48 कुल मात्राओं की संख्या हो जाएगी इसमें। यानी जहां जहां से क्वेश्चन बनने थे उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी उदाहरण को आप पढ़ रहे हैं, वह काफी लंबा जा रहा है, काफी लंबे समय तक चल रहा है, तो वह रोला का उदाहरण होगा। जैसे उदाहरण में बात करें तो यह हो जाएगा, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल जीती जाती हुई जिन्होंने भारत की बाजी। सुनिए ध्यान से, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत की बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, ठहर न सके जिनके आगे जगी न जहाजी, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूपपति शिवाजी। यानी जब आप इस उदाहरण को पढ़ रहे हैं तो यह काफी लंबा समय तक चल रहा है, जबकि मैंने जब सोरठा का उदाहरण पढ़ा था तो वह काफी कम समय में ही खत्म हो गया था। जब कम समय में खत्म होगा तो वह सोरठा का उदाहरण रहेगा, जब ज्यादा समय में खत्म होगा तो रोला का। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जहां जहां से क्वेश्चन बनने के लिए थे मैंने सभी आपको डिस्कस करके बता दिया। और आपको ये क्लास कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।